हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये हैं राज्यसभा के नॉमिनेटेड एमपी स्वप्न दास गुप्ता। इन्होंने अभी अभी रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन होने की वजह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलती इन्हीं की थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से इन्होंने पालन नहीं किया, इसीलिए जो है इससे पहले ये डिसक्वालीफाई किए जाते, ये पहले ही रिज़ाइन कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल करंट अफेयर्स के अंदर कि कब एक जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के अंदर टोटल 12 होते हैं और 12 में से अगर एक भी ऐसी हरकत करता है तो हमारे लिए वो जानना ज़रूरी हो जाता है। तो किस तरीके से एक राज्यसभा का नामित सांसद अपनी जो सदस्य है वो खो सकता है, और ये सब लिखा हुआ होता है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 10th शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, रीज़न जानेंगे कि कब ऐसा हो सकता है। तो आगे चलते हैं। तो अगर देखें तो न्यूज़ में इसीलिए हैं क्योंकि ये जो स्वप्न दास गुप्ता हैं इन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया। इनकी टर्म अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, 1 साल इनकी टर्म कंप्लीट होने में बचा हुआ था। राज्यसभा का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। मैक्सिमम 250 मेंबर होते हैं, जिसमें से कि 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। बट अभी प्रेजेंट में देखें तो 245 सीट्स यहाँ पर हैं और 5 सीट वैकेंट हैं। और देखा जाए तो उसमें से 12 यहाँ पर नॉमिनेटेड हैं और 233 यहाँ पर इलेक्टेड हैं। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। हम देखेंगे कि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो यहाँ पर राज्यसभा के अंदर लिए गए, ये क्यों, आखिर ये ऐसा क्यों प्रोविज़न बताया, क्यों ऐसा एक कोई कंसेप्ट लेकर के आए कि नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, क्या इलेक्टेड मेंबर्स काफ़ी नहीं थे? ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, उन्होंने ये फील किया कि राज्यसभा के लिए जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो सभी नहीं जीत सकते। ठीक है, तो ये बात आप समझिए कि राज्यसभा के अंदर जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो सभी नहीं जीत सकते, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो जीते नहीं, बट उनके अंदर कुछ क्वालिटी है, उन्हें उनके अंदर अपनी कुछ नॉलेज है, उनकी कुछ एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया है कि अगर हम उन्हें डिस्कशन के लिए मौका दें तो वो पॉलिसीज़ या फिर कोई भी मुद्दा है तो उसमें हमारी सहायता कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर मुद्दा था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को लिया गया। ये वर्ड हैं एन गोपालास्वामी आयंगर के। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हो और वो इलेक्शन जीते ही जीते, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो राज्यसभा के अंदर डिबेट्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, अपनी लर्निंग, अपना जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो नॉलेज है, जो कुछ उसने ज्ञान हासिल किया है, उसको यहाँ पर आकर के हाउस ऑफ द पीपल में जो है वो डिस्कस किया जाए और अपनी नॉलेज के बेस पर चीज़ों को यहाँ पर लागू किया जाए। तो ऐसे 12 मेंबर्स यहाँ पर चुने गए। ठीक है, तो ये रीज़न था बेसिकली कि सभी मेंबर्स यहाँ पर नहीं जीत सकते, तो कुछ को नॉमिनेट किया जाए जो कि अपने फील्ड में नॉलेज रखते हैं और कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर से यहाँ पर रखते हैं, उन लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाए ताकि जो डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, उसमें पार्टिसिपेशन लिया जा सके और अच्छे तरीके से पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाई जा सकें। तो उसी के बेस पर देखें तो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविज़न यहाँ पर ले लिया, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से होंगे, जैसे कुछ स्पोर्ट्स से ले लिए, लिटरेचर से ले लिए, साइंस से, आर्ट से, बॉलीवुड से, ठीक है, सोशल सर्विसेज से, तो यहाँ सबसे उठा लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ये कई बार बताया जा चुका है। सेंटर की रिकमेंडेशन के बेस पर ये काम यहाँ पर किए जाते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स के राइट बिल्कुल सेम होते हैं जो कि इलेक्टेड मेंबर्स के होते हैं, बस एक डिफरेंट होता है, इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं और नॉमिनेट मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। वन नोटेबल डिफरेंस इज दे कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की जो चुनाव प्रणाली है जिसके अनुसार राष्ट्रपति चुना जाता है, वहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स हिस्सा नहीं लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हिस्सा लेते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। एक दूसरा होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में एक चीज़ बता दूं, 1985 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोधी कानून यहाँ पर लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें तो इमरजेंसी का दौर था, उसके बाद सरकारें बहुत तेज़ी से बदल रही थी, देर वाज। और जब सरकारें तेज़ी से बदलती हैं तो उसको कहा जाता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो किसी भी सरकार की स्टेबिलिटी नहीं थी कि कोई सरकार 5 साल तक यहाँ पर बनी रहे। दिस वॉज द टाइम व्हेन मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स वर टॉपल्ड आफ्टर एमएलएज चेंज्ड देयर पॉलिटिकल लॉयल्टीज़। तो यही सेम चीज़ एमएलएज के साथ थी, एमपीज़ के साथ भी सेम काम था। तो हम ये 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया। अब उसके अंदर कहा गया कि कोई भी एमपी या एमएलए डिसक्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करता है।
इसके लिए पेनल्टी सीधी सीधी सी थी कि पेनल्टी ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करोगे, पॉलिटिकल पार्टी की लॉयल्टी को खोगे, तो फिर यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई करने के लिए 3 टाइप के सिनेरियोज़ लिए गए, किन किन कंडीशन में एक एमपी अपनी सीट खो सकता है। तो पहला कहा गया कि अगर वो वॉलंटरी अपनी जो मेंबरशिप है वो गिव अप कर देता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर पार्टी ने कुछ कहा है और उसके अनुसार काम नहीं होता तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई बिल गया, जो बिल गया, पार्टी कह रही कि इसके फेवर में वोट करना, बट आपने उसके अगेंस्ट में वोट कर दिया, आप तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए थे, आप चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। दोनों ही केसेस में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपने पार्टी चेंज की, आप इंडिपेंडेंट लड़ कर के आए, जीते, पर आपने फिर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली जीतने के बाद, तो ये यहाँ पर आप ख़त्म कर दिए जाओगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो तीसरा मुद्दा है वो है नॉमिनेटेड एमपी से। ये एक स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनेट एमपी किस तरीके से यहाँ पर अपनी जो सीट है वो खो सकता है। देखिए, अगर 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनसे कहा जाता है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, आप राज्यसभा की सीट हासिल करते हैं, तो आपको अगले 6 महीने के अंदर अंदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये मुद्दा उनके सामने रखा गया कि अगले 6 महीने के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप नहीं कर सकते। अगर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आप अपनी सीट खो देंगे। बट इफ़ दे डोंट ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ देयर टेन्यूर एंड ज्वाइन द पार्टी देयर आफ्टर, दे कैन लूज देयर सीट इन द पार्लियामेंट। और अगर 6 महीने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो अपनी सीट यहाँ पर खो देंगे। जो स्वप्न दास गुप्ता हैं उनके साथ यही हुआ। 2016 में चुनाव जीते थे, 2016 के 6 महीने के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी थी, बट उन्होंने नहीं की। और अब वेस्ट बंगाल के चुनाव हो रहे हैं 2021 के शुरू में, तो वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, ये तो लगभग 4 या 4.5 साल का गैप यहाँ पर हो गया, जबकि कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर आपको कर लेनी है। तो अपोजिशन पार्टीज़ यहाँ पर भिड़ गई कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, और इससे पहले कि डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो, उन्होंने खुद से ही यहाँ पर जो है वो रिज़ाइन दे दिया और सीट जो है यहाँ पर वैकेंट कर दी। तो ये मुद्दा था इतना सा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें कुछ भी यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल्स यहाँ पर नहीं थे, और सिंपल सा पॉलिटी के सेक्शन से ही ये चीज़ें उठाई गई हैं। ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि कब एक नॉमिनेटेड एमपी जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, उसके बाद नहीं कर सकते, वरना डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो उसी के चलते ये स्वप्न दास गुप्ता जी के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस चले, उससे पहले ही इन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया कि ज़्यादा बेइज्जती ना हो। बहुत अच्छा तरीका यहाँ पर इन्होंने अपनाया। तो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स के अंदर ये सब चीज़ें कवर होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।